हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि असेसमेंट कैसे करते हैं। इसमें हम नॉर्मल मेडिकल कंडीशन के लिए असेसमेंट करने का प्रोसेस आपको बताएंगे। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, फिजियोथेरेपी में अगर हम असेसमेंट की बात करें तो फिजियोथेरेपी में फील्ड वाइज असेसमेंट का प्रोसेस होता है। अगर कार्डियो का पेशेंट है तो उसको अलग तरीके से असेसमेंट प्रोफार्मा उसका होता है। न्यूरो का पेशेंट है तो उसका अलग तरीके से प्रोफार्मा होता है। आर्थो का पेशेंट है तो उसका अलग तरीके से होता है। मीन्स फील्ड वाइज अलग अलग है, तो उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें हम एक नॉर्मल मेडिकल कंडीशन अगर कोई भी है तो उसको हम कैसे मीन्स कैसे एसेस करेंगे, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही होगी, उसमें देखिएगा तो इसमें लिखा है पीटी इन मेडिकल कंडीशन असेसमेंट प्रोफार्मा। मेडिकल कंडीशन, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो तो कैसे हम एसेस करते हैं। सबसे पहले जैसा कि ये ऊपर की कुछ चीज़ें हैं जो सब में कॉमन होती हैं, जैसे कि नेम हर एक असेसमेंट फार्मा में कॉमन होगा। पेशेंट का नेम यहाँ लिखेंगे, पेशेंट की एज और जेंडर या सेक्स, कि पेशेंट मेल है फीमेल है, उसकी एज क्या है, ये लिखेंगे। अगर पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है तो किस वार्ड में एडमिट है, कहाँ पर है, उसका वो लिखेंगे, वार्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है। पेशेंट का ऑक्यूपेशन भी उसके हेल्थ स्टेटस पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट मान लीजिए बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का उसका कोई वर्क है, कोई मतलब वर्क है, तो उससे क्या होगा, वो ओबीज पर्सन होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑक्यूपेशन, फिर रिलीजन, उसके बाद मैरिटल स्टेटस और एड्रेस, ये लगभग सभी प्रोफार्मा में सेम होता है। असेसमेंट प्रोफार्मा में चाहे वो कार्डियो का हो, आर्थो का हो, न्यूरो का हो, सब में सेम होता है। उसके बाद हम बात करें डेट ऑफ एडमिशन, तो जिस दिन पेशेंट हमारे पास आता है उस दिन की हमें डेट डालनी है। उसके बाद रही प्रोविजनल डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस, इसको हम ऑब्जर्वेशन के बाद लिखते हैं। पेशेंट का कॉपरेशन कैसे है हमसे, कैसे बात कर रहा है, बात करने में उसे तकलीफ तो नहीं हो रही है। कॉपरेशन जो पेशेंट का होता है, तो कॉपरेशन पेशेंट का हम देखेंगे। पेशेंट कितना सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी भी चेक करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन पर आ जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में पहले आ जाता है जर्नल अपीयरेंस। जर्नल अपीयरेंस की बात करें तो हम पहले फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, पेशेंट कैसा है, एक्टोमार्फिक है, मीजोमार्फिक है, इंडोमार्फिक है। मीन्स इसमें हम ये देखते हैं पेशेंट ज़्यादा ओबीज तो नहीं है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थिन तो नहीं है। मीन्स पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस हम देखते हैं। उसके बाद पेशेंट का हम देखते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का क्या है, जैसे कि एक स्केल है ग्लासगो कोमा स्केल। इससे हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। उसके बाद अगर पेशेंट मान लीजिए अच्छी तरह से कॉन्शियस है तो फिर आगे प्रोसेस करते हैं। उसका बॉडी टाइप देखते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, मीजोमार्फिक, एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, ये देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कलर, पेशेंट के बॉडी का कलर क्या है। मीन्स बॉडी का कलर देखने का हमारा ये पर्पज होता है, मान लीजिए उसके हाथ और पैर में, अगर हम हैंड एंड फ्लेक्स की बात करें, फिट की बात करें, तो फिंगर्स जो हमारी होती हैं डिजिट्स, उसमें नोटिस करोगे तो आपको साइनोसिस दिखेगी। साइनोसिस मीन्स कलर दिखेगा, जैसे वैसे नॉर्मल कलर कलर होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा ब्लूइश कलर आने लगेगा। और वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो किसी भी रीजन की वजह से, ब्लड सप्लाई किसी भी रीजन की वजह से कम हो सकती है। हो सकता है जो ब्लड वेसल्स उस एरिया में सप्लाई कर रही है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया हो, या बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से साइनोसिस आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेशियल एक्सप्रेशन। पेशेंट का हम फेशियल एक्सप्रेशन देख करके बहुत सारी, या फेशियल साइन देख करके बता सकते हैं। सबसे पहले तो फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल साइन देख के हम ये बता सकते हैं पेशेंट को फेशियल नर्व पाल्सी तो नहीं है, फेशियल नर्व पैरालिसिस तो नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन अलग तरीके से होगा। अगर उसको कम पेन हो रहा है तो फेशियल एक्सप्रेशन उसका अलग तरीके से होगा। तो ये ऐसे हम पता कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, जुगुलर वेन इंगॉर्जमेंट, इसको हम बोलते हैं जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जुगुलर वेन का इंगॉर्जमेंट या डिस्टेंशन क्यों हो जाता है, जो हमारी सुपीरियर वेना कैवा होती है, जब उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है किसी भी हार्ट
कंडीशन की वजह से, किसी भी कार्डियक कंडीशन की वजह से जब जुगुलर वेन में मीन्स सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो जुगुलर वेन क्या कर जाती है, बल्ज कर जाती है, जिससे जुगुलर वेन का साइज इंक्रीज हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली हमें जो देखने को मिलता है जहाँ विजिबल होती है, जो पेशेंट होता है उसके राइट साइड में, मीन्स उसके नेक के राइट साइड में हमें देखने को मिलते हैं, मोस्टली विजिबल हो जाती है राइट साइड में। तो अगला हम नोटिस करते हैं पेशेंट में हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, पेशेंट की जो एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनमें हाइपरट्रॉफी तो नहीं हो गई है। अब जैसा कि आप लोग को पता होगा एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स के नाम, जैसे कि जो हमारी एब्डामिनल मसल्स हैं लाइक रेक्टस एब्डामिनिस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डामिनिस, इसमें हाइपरट्रॉफी तो नहीं हो गया है। हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ दिस सेल या साइज ऑफ द आर्गन। तो जब साइज में सेल इंक्रीज हो तो उन्हें हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि रेस्पिरेट, अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम चेक करेंगे पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, सांस लेने में अगर उसे एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन में अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको एसेस कर सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न देखते हैं, उसका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है या रेस्पिरेटरी रेट होता है वो कर पा रहा है या उससे बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ब्रीदिंग पैटर्न हम देखते हैं। उसके बाद आते हैं कबिंग ऑफ डिजिट। कबिंग ऑफ डिजिट का मतलब ये होता है, जो कबिंग ऑफ डिजिट टर्म है इसका मतलब ये है कि जो डिजिट्स हमारी होती हैं आइदर हैंड्स और लेग्स, जो हमारी डिजिट्स होती हैं उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो टेंशन होता है लो हो जाता है, क्योंकि कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो या कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाए, तो थोड़ी सी कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं जैसे फिंगर के डिजिट्स हैं, लेग के फुट के डिजिट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से डिजिट में बहुत सारे चेंजेज आने लगते हैं, डिजिट जो हमारी हो जाती हैं वो टेढ़े हो जाते हैं या उसमें कलर में चेंजेज आने लगता है, तो इसे हम कविंग ऑफ फिंगर कहते हैं। तो ये भी हम एसेस करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कहीं पेरिफेरल एडिमा तो नहीं है उसके लेग में, हैंड में या बॉडी के किसी भी पार्ट में, देखते हैं कहीं पेरिफेरल एडिमा तो नहीं डेवलप हो गया है। एडिमा मीन्स होता है एक्युमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन सीरस कैविटी। तो ऐसे ही एडिमा हम चेक कर लेते हैं। अगर एडिमा है तो फिर अगर मान लीजिए कोई बेड रिडन पेशेंट है तो हम उसमें बेड सोर नोटिस करते हैं। अगर उसे बेड सोर है तो फिर देखते हैं उसका उस तरीके से फिर मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आईसीयू में है या आईसीसीयू में है। अब पहले हम आपको आईसीयू और आईसीसीयू का फुल फॉर्म बता दें। जैसा कि आपको पता होगा आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट एंड आईसीसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। ओके, तो अगर इसमें कोई पेशेंट है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं। उसके बाद फिर अदर एग्जामिनेशन करते हैं। और जैसा कि हमने आपको ऊपर बता ही दिया था, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का हम यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट को किसी भी जहाँ भी प्रॉब्लम है तो जो हम क्या करते हैं कि पल्पेशन करते हैं। पल्पेशन करेंगे, पल्पेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मान लीजिए किसी को अगर हैंड एंड फीट में पेन है या ऐसी जगह पर है तो पल्पेट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा टेंडरनेस प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, स्वेलिंग है कितनी है क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो हम पल्पेशन में देख लेते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ चेस्ट शेप, हम क्या करते हैं, चेस्ट के शेप की एनालिसिस करते हैं। चेस्ट के शेप की एनालिसिस मीन्स चेस्ट का शेप साइज में इंक्रीज तो नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसकी सिमेट्री चेंज तो नहीं हो गई है, चेस्ट की सिमेट्री क्या है, ट्रंक की मोबिलिटी क्या है, ट्रंक की सिमेट्री क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर जो हमारी चेस्ट की मोबिलिटी होती है उसको हम 3 पार्ट में चेक करते हैं। सबसे पहले अपर चेस्ट की मोबिलिटी चेक करते हैं, मिडल चेस्ट की मोबिलिटी चेक करते हैं, लोअर चेस्ट की मोबिलिटी चेक करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है, एंजाइना तो नहीं है। एक डिजीज होती है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है पेशेंट को रेडिएटिंग पेन होने लगता है। रेडिएटिंग पेन होगा तो नेक शोल्डर मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट नेक लेफ्ट शोल्डर और हैंड फोर आर्म सब में
रेडिएट करता है पेन। तो ऐसे ही देखते हैं कि पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है, एंजाइना है तो रेडिएटिंग पेन है, नॉन रेडिएटिंग पेन है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं जो हमारी मीडियास्टेनल होती है वो शिफ्ट तो नहीं हो गई है आइदर राइट आइदर लेफ्ट या सुपीरियर इन्फीरियर, तो इसे हम चेक करते हैं। उसके बाद हम अस्कल्टेशन करते हैं। अस्कल्टेशन मीन्स होता है हियरिंग ऑफ द ब्रीथ साउंड एंड हार्ट साउंड। तो ब्रीथ साउंड और हार्ट साउंड को हेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। उसके बाद फिर परकशन आ जाता है। परकशन के करते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। जैसे फिर एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में हम बीपी चेक करते हैं। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। जो हमारा नॉर्मल वैल्यू होता है बीपी का वो होता है 120/80 mmHg। जो 120 होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 जो mmHg होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो हम बीपी चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। उसके बाद पल्स रेट चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं। जो हमारा हार्ट रेट नॉर्मल होता है अप्रॉक्स 70 to 80 के बीच में काउंट किया जाता है, लेकिन वैसे 72 मानते हैं। तो हम पल्स रेट, हार्ट रेट चेक करते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। रिफ्लेक्सेस में जैसे कि आपने सुना होगा डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर किससे चेक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। अब तो बहुत सारे टाइप के थर्मामीटर आ जाते हैं, डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, बहुत तरीके से थर्मामीटर है। तो इसमें इसको टेम्परेचर चेक करने से पहले हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम बात करें फिर तो हम टेम्परेचर चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, और इससे हम देखते हैं बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं रेस्पायरेटरी रेट। रेस्पायरोमीटर आता है, उससे हम रेस्पायरेटरी रेट चेक कर सकते हैं। नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट जो हमारा एडल्ट पर्सन का होता है, अप्रॉक्स हेल्दी पर्सन का जो होता है वो 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होता है, तो इसे चेक करते हैं। उसके बाद सेंसेशन चेक करते हैं, जैसे आपको पता होगा डर्माटोम्स, मायोटोम्स, इसको हम चेक करते हैं कि सेंसेशन है कि नहीं है। मोटर सेंसेशन, सेंसरी सेंसेशन, ये सारी चीज़ें जो सेंसेशन की बात है जो हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बताएंगे फिजियोथेरेपी में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैब टेस्ट की बात करते हैं। तो लैब टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें आपका आता है CBC, TLC, DLC, तो ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं और चेक करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट हम करवाते हैं, जैसे कैल्शियम का टेस्ट हम करवाते हैं। जितने भी सोडियम हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्लोराइड है, सबका टेस्ट करवा के चेक करते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर डायग्नोस्टिक स्टडी हमें करना है तो चेस्ट एक्सरे हम करवा के देखते हैं। अगर कोई मान लीजिए कार्डियोपल्मोनरी डिजीज है, तो हार्ट डिजीज है, तो चेस्ट एक्सरे देखते हैं। अगर कार्डियक डिजीज है तो उसमें ECG देखते हैं। अगर मान लो अदर कोई प्रॉब्लम है या इसी में हम CT स्कैन करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं। तो ये चीज़ था। उसके बाद में ब्लड गैसेस एनालिसिस करते हैं। ब्लड गैसेस एनालिसिस में हम देखते हैं एसिड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बराबर कि नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो ये ब्लड गैसेस एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम PFT करवाते हैं। अगर देखते हैं हार्ट की, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है तो लंग्स में हम PFT करवाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये हम चेक करते हैं। उसके बाद जब इतनी चीज़ हम, जैसा कि आपने ऊपर से अभी देखा कि ये पूरा हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, सब कुछ करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाने के बाद फिर लास्ट में हम फाइनल डायग्नोसिस पर आते हैं। उससे पहले हम प्रॉब्लम लिस्ट एक बनाते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हम फाइनल जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसमें जो मेन एक डिजीज होती है उसको रखते हैं, और साथ ही साथ हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ट्रीटमेंट प्लान मोस्टली डिजीज का क्या होता है? सिम्टोमेटिक होता है। पहले हम क्या करते हैं? किसी भी डिजीज के सिम्टम्स को सबसाइड करते हैं, उसके बाद उस डिजीज को हम रूट से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं।
अच्छा, और जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्लान हम बनाते हैं, उसको हम फ़ॉलो करते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए हमने ट्रीटमेंट प्लान बनाया है 2 डेज़ का, 3 डेज़ का, मेनली जो ट्रीटमेंट प्लान बनता है 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़ ऐसे लोग बनाते हैं। तो ये रहता है और उसके बाद कुछ एडवाइसेस होती हैं पेशेंट के लिए, जैसे कि आपको अगर आप डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपको अवॉइड करना है, क्या कौन-सी चीज़ें लेनी हैं। आपको अगर आपने मेडिसिन ले लिया है तो कितनी देर आपको मतलब आराम करना है, कौन-सी मेडिसिन आपको वाटर के साथ लेनी है, कौन-सी मेडिसिन आपको मिल्क के साथ लेनी है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को एडवाइस दी जाती हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्मल मेडिकल कंडीशन के लिए असेसमेंट प्रोफार्मा। तो गाइज हमने कोशिश किया है कि आपको नॉर्मल मेडिकल कंडीशन में जो असेसमेंट आप करते हैं उसको हमने इसमें बताने की कोशिश की है। अगर आप लोग को कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर कोशिश करेंगे दूर करने की। और जो असेसमेंट आपके फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं, चाहे वो आर्थो के कंडीशन में हो, न्यूरो के कंडीशन में हो, कार्डियो के कंडीशन में हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू गाइज।